जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 53। आज के लेक्चर में हम एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टडी करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें पहले डेफिनेशन को हमने कवर किया था। डेफिनेशन में कुछ अहम वर्ड्स थे जिनकी एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस की थी। आज हम इसके एसेंशियल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको कल की डेफिनेशन याद है? क्या स्टडी किया था हमने? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। शाबाश। इसमें जो लफ्ज persons है उससे क्या कंसेप्ट हमें समझ में आया कि दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं। एग्रीड से क्या लफ्ज समझ में आया डेफिनेशन में कि इनका एग्रीमेंट होगा फिर पार्टनर बनेंगे। एग्रीमेंट के बगैर कोई पार्टनर नहीं बनता। फिर इसके बाद प्रॉफिट्स का मतलब क्या कि जो पर्सन्स हैं वो प्रॉफिट पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हों, वो कोई नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए इकट्ठे ना हुए हों। अगर कोई चैरिटी पर्पस के लिए कोई इकट्ठे हुए हैं चंद एक लोग, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है। प्रॉफिट्स बिजनेस और कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है कि चाहे तो सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस में इन्वॉल्व हों, चाहे कुछ घर बैठे रहें और कुछ बिजनेस करें, लेकिन वो बाकी के सबके बिहाफ पे बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है। इसलिए अगर बिजनेस में कोई नुकसान वगैरह होता है, कोई और मसला आता है, तो उसका इफेक्ट सारे पार्टनर पे जाएगा, चाहे वो बिजनेस में इन्वॉल्व है या नहीं है, क्योंकि जो पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं वो सबके बिहाफ पे बिजनेस चला रहे हैं। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने कल डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद डेफिनेशन में कुछ टर्म्स हमने शेयर की थी। एक एक्ट ऑफ पार्टनर, सॉरी पहले पार्टनर और फर्म में फर्क हमने देखा था। पार्टनर कहते हैं इंडिविजुअल पर्सन को, और कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को हम क्या नाम देते हैं? फर्म। फिर हमने स्टडी किया था एक्ट ऑफ पार्टनर और एक्ट ऑफ फर्म, कि किसी भी पार्टनर का कोई एक्ट जो है, एक्ट ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ फर्म अगर उसने वो एक्ट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के किया है। एक्ट ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ फर्म अगर उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के किया। ये कुछ कंसेप्ट्स थे। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं। जी क्लियर? चलिए। आज तो आपकी होम असाइनमेंट भी नहीं थी कोई? चले, कभी कभी ऐसा दिन आता है आपकी जिंदगी में जब होम असाइनमेंट ही कोई नहीं आपको मिलती, तो फिर तो कल आपने खूब पिछले सारे चैप्टर्स की रिवीजन कर ली होगी। आपको पता होगा कि आगे टर्म टेस्ट आने वाला है, टेस्ट था उसकी भी तैयारी करते रहे। चले, ये अच्छा हो गया। कौन सी लाइन समझा दूं? हाँ, एक्ट ऑफ पार्टनर के आगे लिखा हुआ, एक्ट ऑफ पार्टनर, एक्ट ऑफ द फर्म के आगे लिखा हुआ है कि एक्ट ऑफ द फर्म से मुराद किसी भी पार्टनर का एक्ट फर्म का एक्ट समझा जाएगा अगर पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी में किया वो। और जब कोई एक्ट ऑफ फर्म समझा जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस एक्ट की बेस पे फर्म अगर चाहे तो वो थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकती है, थर्ड पार्टी अगर चाहें तो वो फर्म के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए अगर किसी पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक पार्टनर ने, मिस्टर ए ने, लेकिन फर्म के बिहाफ पे किया है, अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के किया है, तो ये एक्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप समझा जाएगा। ये एक्ट ऑफ फर्म भी हो गया, एक्ट ऑफ फर्म भी हो गया। अब एक्ट ऑफ फर्म होने का इफेक्ट क्या हुआ? आगे उसने वो लिखा हुआ है। एक्ट ऑफ फर्म का इफेक्ट ये हुआ कि उसकी बेस पे राइट एस्टैब्लिश हो गया फर्म का, कि फर्म अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल करना चाहती है तो थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, और इसी तरह दूसरी थर्ड पार्टीज फर्म के खिलाफ अगर केस फाइल करना चाहें तो वो फर्म के खिलाफ भी कर सकते हैं। यानी ये राइट्स एंड लायबिलिटी ऐसे हो गया जैसे कि फर्म ने वो खुद अपने हाथ से कॉन्ट्रैक्ट किया हो, हालांकि किया पार्टनर ने। क्लियर हो गई एक्ट ऑफ फर्म वाली बात? और की क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर अब चलते हैं हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, एसेंशियल्स की तरफ, इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। एसेंशियल्स में
हमने कल पहले डेफिनेशन में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने स्टडी की। ये डेफिनेशन की जैसे पर्सन्स, एग्रीड, शेयर, प्रॉफिट, कैरिड बाय ऑल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने पार्टनर्स और फर्म में फर्क देखा क्या है। इंडिविजुअली किसी भी जो फर्म को चला रहा होता है, मालिक होता है, उसे क्या कहते हैं, पार्टनर। और कलेक्टिवली ने क्या नाम दिया जाता है, फर्म। हर फर्म का एक नाम होता है, ठीक है। जैसे हर कंपनी का एक नाम होता है ना, कंपनी पता है आपको, लार्ज स्केल बिजनेस, बिजनेस के अक्सर नाम होते हैं ना। कोई भी बंदा जब बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस का एक नाम रखता है अच्छा सा, तो ये फर्म का भी एक नाम होगा अच्छा सा। फिर हमने अहम चीज ये पढ़ी, एक्ट ऑफ फर्म। एक्ट ऑफ फर्म क्या है, किसी भी पार्टनर का वो एक्ट जो वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के करे, यानी एक्सीड ना करे, अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के करेगा, तो वो एक्ट ऑफ पार्टनर क्या समझा जाएगा, एक्ट ऑफ फर्म। और थर्ड पार्टी, जहां कहीं जिक्र होगा थर्ड पार्टी से क्या मुराद है, कोई भी ऐसी पार्टी पार्टनर्स के अलावा, जैसे एजेंसी में हमने स्टडी किया था ना, एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, इनके अलावा जो कोई भी है वो थर्ड पार्टी है। उसी तरह पार्टनरशिप में फर्म है, पार्टनर है, इनके अलावा जो कुछ है वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई बैंकर हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है, कोई सप्लायर हो सकता है, लैंडर, क्रेडिटर, पार्टीज हो सकती हैं जिनका पार्टनरशिप के साथ लेन देन हो। थर्ड पार्टी में कौन सी पार्टीज हो सकती हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है, लेंडर्स, वो लोग। ये डेफिनेशन क्लियर। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं एसेंशियल्स। एसेंशियल्स का मतलब हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो चीजें जो लीगली किसी कंसेप्ट में होना जरूरी है ताकि उसका कोई लीगल स्टेटस हो सके। तो पार्टनरशिप का लीगल स्टेटस तभी होगा, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप तभी माना जाएगा जब उसमें सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे होंगे। अगर एक एसेंशियल भी वायलेट हो रहा हुआ ना, फिर बोले क्या कहा, अगर एक एसेंशियल भी वायलेट हो रहा हुआ तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने ऑफर के, एक्सेप्टेंस के, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पढ़े थे, उसी तरह हम आज पार्टनरशिप के एसेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्टनरशिप का एसेंशियल जो वो कह रहा है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में उसने एग्रीड का वर्ड यूज किया है। तो जब डेफिनेशन में उसने एग्रीड का वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब ये है एग्रीमेंट होगा तो पार्टनरशिप होगी, एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होगी। अब ये जो लफ्ज एग्रीमेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली चीज याद रखें, एग्रीमेंट रिटन होना लाजमी नहीं है। हमने कुछ एग्रीमेंट ऐसे पढ़े हैं जिनका रिटन होना लाजमी है। कौन कौन से एग्रीमेंट है जिनका रिटन होना लाजमी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बाउंड डेट, गिफ्ट, शाबाश। लेकिन मैं पार्टनरशिप कहीं पे भी एग्जांपल नहीं थी। तो याद रखिए, पार्टनरशिप का रिटन होना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। इवन आगे चल के हम सीखेंगे ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है, वो बहरहाल बाद की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, दुनिया की कोई भी पार्टनरशिप होगी उसमें एग्रीमेंट जरूर होगा। एग्री करते हैं? फिर से, दुनिया की कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी उसका एग्रीमेंट जरूर होगा। अगला सवाल जहन में ये आता है कि उस एग्रीमेंट में लिखा क्या होगा, उस एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीजें लिखी गई होंगी, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब ये जो चीजें हम स्टडी करने जा रहे हैं, आपने ध्यान से इनको सुनना समझना है, क्योंकि इनकी बेस पे आगे फर्दर कुछ कंसेप्ट्स हम मजीद सीखेंगे आगे चल के। तो क्या स्टडी करने जा रहे हैं, पार्टनर्स के एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा। क्या लाजमी है हर पार्टनरशिप का कोई ना कोई एग्रीमेंट हो? बिल्कुल लाजमी है। अब देखिए, पहली चीज, नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? फर्म का नाम, कि ये एग्रीमेंट किस पार्टनरशिप फर्म का है। हर फर्म का अलग अपना एग्रीमेंट होगा ना। तो सबसे पहले फर्म का नाम, फिर उसके बाद नंबर एंड नेम्स ऑफ इट्स पार्टनर्स अलोंग विद देयर एड्रेसेस। कितने पार्टनर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कितने पार्टनर्स हैं, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस। कम से कम कितने पार्टनर्स होंगे? 2। ज्यादा से ज्यादा 20। ये कहां पढ़ा है आपने? I2B में पढ़ा हुआ है आपने।
तो ये उन्होंने बताया कि कभी 20 से कम भी हो सकते हैं, 10 भी, ये भी पढ़ा है। बैंकिंग बिजनेस में तो सारा तो उधर पढ़ा है भाई, अब मैं क्या पढ़ाऊं, सारा तो पार्टनरशिप उधर पढ़े हैं आप, तो उधर भी है पार्टनरशिप, एग्रीमेंट भी था, शाबाश। तो पार्टनरशिप में याद रखें मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 2, और मैक्सिमम नॉर्मल 20 होते हैं, लेकिन बैंकिंग बिजनेस में 10 हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, 20 से ज्यादा ऊपर जाना है तो आपको पार्टनरशिप की बजाय कोई और बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कंपनी, या जिसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है जी। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया? शाबाश। अच्छा बताइए, क्या कोई माइनर पार्टनर बन सकता है? माइनर नहीं बन सकता, माइनर कैन नॉट, नहीं बन सकता। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, बोले माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर। However, he can be admitted into benefits of partnership. अब ये admitted into benefits of partnership का मतलब क्या है, ये अभी नहीं बता रहा, नहीं बताना अभी, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ आधा कंसेप्ट तो पिक कर लें। वो क्या आधा कंसेप्ट? माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर। However के बाद वाली, बट के बाद वाली बात फिर बाद में। चलिए, पर एंड नेम्स ऑफ पार्टनर, फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, कंपनी का जो बिजनेस का बड़ा हिस्सा है वो कहां पे, मेन ऑफिस किधर है, हेड ऑफिस किधर है, वो लिखा जाएगा। ठीक है। ऊपर तो हमने पार्टनर्स के घर के एड्रेस लिखे थे ना इंडिविजुअल, ये क्या लिख रहे हैं हम, हेड ऑफिस। प्रिंसिपल, उसे हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, फिर डेट व्हेन पार्टनर ज्वाइंड द फर्म, हर पार्टनर ने कब कब ज्वाइन किया, मिस्टर ए ने कब ज्वाइन किया, बी ने कब किया, सी ने कब किया, डी ने कब किया, ये वहां पे डेट्स ऑफ ज्वाइनिंग लिखी होगी। ये क्यों लिखी होती है ये बाद में हम स्टडी करेंगे, ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन सा पार्टनर किस वक्त से लायबल है फर्म के डेट्स वगैरह के लिए। तो हर पार्टनर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी होती है। नेक्स्ट 5, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। अच्छा, मुझे इस पे कोई मसला नहीं था कि वो ये कह रहा है कि जिस पार्टनर ने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, भाई पार्टनर जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसे क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं कि वो कह रहा है जी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया, लिखा जाना भी चाहिए। कल कला को अगर वो जाता है तो उसका हिसाब किताब करके उसको वापस देना है। लेकिन यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिखा है इफ एनी, मुझे इफ एनी का वर्ड यूज कर रहा है, ये क्यों लिखा है? हो सकता है, इसका मतलब है इस इफ एनी के लफ्ज से ये समझ आ रहा है कि हो सकता है कि कोई पार्टनर तो हो लेकिन वो पैसे ना लेके आया हो, वो कैपिटल ना लेके आया हो, वो सर्विसेज दे रहा हो। ठीक है। तो इसका मतलब है क्या ऐसा पॉसिबल है कि फर्म के अंदर कुछ पार्टनर का कैपिटल होगा, कुछ का कैपिटल नहीं होगा? इसका मतलब है कैपिटल लाना लाजमी नहीं है। एग्री करते हैं? पार्टनर बनने के लिए कैपिटल लाना लाजमी नहीं है। नहीं, हो सकता है किसी के पास कोई स्किल हो जिसकी बेस पे हमने उसे पार्टनर बना दिया हो। इफ एनी को अंडरलाइन कर ले, ये पता चल जाए आपको कि कैपिटल अगर है तो लिखा जाएगा। और इफ एनी के लफ्ज से हमें क्या पता चल रहा है कि हो सकता है कुछ पार्टनर ऐसे हो जो पैसे ना दे। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन लिखी जाएगी, कितनी ड्यूरेशन का है, साल के लिए बनाई जा रही है, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए? क्या पार्टनरशिप की ड्यूरेशन हो सकती है कि साल बाद होगी, साल बाद खत्म पार्टनरशिप? पहले से डिसाइड कर लिया कि पार्टनरशिप 2 साल के लिए होगी, 5 साल के लिए, क्या इसकी इजाजत है? यस, बिल्कुल इजाजत है।
लिखना चाहें तो लेकिन यहां पे फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं किस बात से, इफ एनी से। इफ एनी का मतलब क्या है कि अगर कोई ड्यूरेशन सेट की गई है तो वो लिखी जाएगी, अगर कोई ड्यूरेशन सेट नहीं की तो चलती का नाम गाड़ी, चलाते जाए जितना चलती है पार्टनर, चलाते जाए चलाते जाए। ठीक है, अगर कोई ड्यूरेशन रखनी है तो वो रख दें, जब ड्यूरेशन पूरी होगी फर्म ऑटोमेटिकली फारग, और अगर ड्यूरेशन नहीं रखनी तो ना रखें, पार्टनरशिप चलती रहेगी 1 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी। किसी पार्टनर का भी ड्यूरेशन हो सकता है। अब मैं इस सवाल का जवाब तो दे दूं, लेकिन अगर आप उसके बाद मजीद सवाल ना पूछे तो, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। इसका जवाब है यस, हो सकता है कि हर पार्टनर 60 साल की उम्र तक पार्टनर रहेगा, उसके बाद वो रिजाइन कर जाएगा, उसका जो भी हिस्सा है उसको देके फारिग कर दिया जाएगा। बाज़ औक़ात सीए फर्म्स होती है ना, चार्टर्ड प्रोफेशनल्स की फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, उनमें ये क्लास ऐड कर दी जाती है कि जो भी पार्टनर होगा 55, 60, 65, जो भी उन्होंने एज आपस में एग्री की हो, 65 ईयर्स तक पार्टनर हो सकता है। इसके बाद वो, ताकि फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड को मौका दिया जाए। इसका मतलब है अगर आप जब ट्रेनी भर्ती होंगे छोटी जॉब से, तो एक वक्त आ सकता है जब आप पार्टनर बन जाए, या तो पढ़ लें, या फिर एक और प्रोफेशन भी है, उसमें भी जूनियर मोस्ट पोजीशन पे भर्ती हो तो एंड में आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं, लेकिन वो जरा मुश्किल है। तो ये आसान काम कर लेते हैं, ये काम क्या है, पढ़ने वाला। ठीक है, तो इंशाल्लाह पढ़े, कैफ 4 पास होगा, कैफ क्वालिफाई होगा, एक दफा आप इंशाल्लाह फर्म के पार्टनर भी बन जाएंगे। ड्यूरेशन की बात समझ आ गई? यस सर। इसके बाद आगे, ड्यूरेशन के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स। अच्छा, इसके साथ नहीं लिखा उसने इफ एनी, इसके साथ नहीं लिखा इफ एनी। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये तो मुझे याद आया, डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट शेयरिंग लाजमी है, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हो गया हूं इस पे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी हुई है, बिजनेस में लॉस भी तो हो सकता है, लॉस शेयर। हाँ, इसके 2 जवाब हैं। इसका एक और आसान जवाब है कि अगर लॉस शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है तो वो वही होगी जो प्रॉफिट शेयरिंग है। शाबाश, इसका एक जवाब ही है, लेकिन इसका एक और आंसर भी है, वो अभी नहीं बता रहा, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ज़हन में रखिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना लाजमी है, लॉस शेयरिंग रेशो लाजमी। तो यहाँ पे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर लॉस हो गया तो वो क्या होगा उसका, फिर तो वो भी उसी लिहाज से, जिस लिहाज से प्रॉफिट शेयरिंग, उसी लिहाज से लॉस शेयरिंग। ये बात समझ आती है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। और क्या लिखा होगा, पार्टनरशिप अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा, कैपिटल चले, अकाउंटिंग तो पढ़ी हुई है ना, उसमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट होती थी? और क्या वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं पड़ी कभी? पार्टनर, चले एक नई बात सुन लें, पार्टनर को प्रॉफिट तो मिलता ही है, उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, अगर पार्टनर्स आपस में एग्री कर लें तो उन्हें उस कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, प्रॉफिट भी दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं? पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट, क्योंकि प्रॉफिट तो दिया तो जा रहा है, इंटरेस्ट क्यों दिया जाएगा? भाई अगर एग्री हो गया है तो जो मर्जी दे दें। अगर पार्टनर में एग्री हो गया, चाहे इंटरेस्ट दे दें, चाहे सैलरी दे दें, और चाहे कमीशन दे दें, एग्री कर लिया जाए। अगर पार्टनर्स आपस में एग्री कर लें तो एक दूसरे को जो मर्जी दे, चाहे इंटरेस्ट, चाहे सैलरी, चाहे कमीशन। केस स्टडी में तीनों में से कोई भी अगर चीज आ गई तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए। अच्छा, मैं फिर कंफ्यूज हो गया, अब किस बात पे? गैस कीजिए। इफ एनी,
इफ एनी का मतलब क्या है? अगर एग्री हुआ है पार्टनर्स का आपस में कि इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन दिया जाएगा तो दिया जाएगा, वरना कोई इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन। ये बात, ये जो इफ एनी वाली बातें, इफ एनी वाली जितनी भी बातें हैं केस स्टडी में टेस्ट करेगा, केस स्टडी में टेस्ट करेगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसने, एक पार्टनर ने आर्जी तौर पे बिजनेस को लोन दिया है, एक पार्टनर ने आर्जी तौर पे बिजनेस को लोन दिया है, इस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मैं तब पूछूंगा आपसे, अभी नहीं पूछूंगा, तब जब केस स्टडी आएगी। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, जाहिर है हर कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होती हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज होते हैं, तो इसमें भी राइट्स और ड्यूटीज होंगी। पार्टनर्स कहाँ लिखी होंगी? एग्रीमेंट में। चलिए, अच्छा, फिर एक बहुत ही अहम लाइन दे रहा है आपको, इसको पिक, वो आपने बात रूल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस में पढ़ा होता था ना, बार बार क्या क्या पढ़ा होता था रूल्स? हाँ, उसमें ये लिखा होता था अनलेस एग्रीड अदरवाइज। आप कहते सर इसका मतलब क्या? यहाँ क्या लिखा था मुश्किल से अल्फाज? अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। ये अल्फाज होते थे कि नहीं होते थे? जिनका मतलब होता था कि अगर कुछ और तय नहीं पाया तो ये रूल लगेगा, लेकिन अगर कोई और तय पा गया तो वो रूल लगेगा। यहां पे देखिए जरा, उसी तरह की मिलती जुलती बात नहीं कर रहा। इफ ये आपको मतलब बता रहा है अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स अदरवाइज का, या अनलेस एग्रीड अदरवाइज का मतलब बता रहा है ये लाइन। ये लाइन किस चीज का मतलब है? अनलेस एग्रीड अदर। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ एनी टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर कोई भी चीज आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखी तो फिर वो क्या होगा? रूल्स इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। जैसे पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देने का लिखा गया है एग्रीमेंट में, फिर इंटरेस्ट दिया जाएगा, वरना नहीं। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है इस बारे में, कहीं पे कुछ जिक्र नहीं है इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो बताइए इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं? दिया तब जाता अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ ना इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स कब देना है? इफ एनी का मतलब क्या है? अगर लिखा हुआ तो। जिस वक्त मैं बता रहा था ना उस वक्त हंस रहे थे आप, हंस रहे थे मैं। हाँ, तो भाई समझ आई बात की? ये इंटरेस्ट वाली समझ नहीं आई? तो मुझे बताइए, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी? नहीं दी जाएगी सैलरी, इसलिए कि अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा। इफ एनी का मतलब ये है, इफ एनी का मतलब, इफ एनी को ऐसा करें आप, इफ रिटर्न कर लें, इफ रिटर्न कर लें, इफ रिटर्न, अब समझ आ जाएगा आपको। इफ एनी से समझ नहीं आया, इफ रिटर्न कर ले भाई, कर ले, फिर घर जाके कंफ्यूज हो जाओगे तुम भी। इफ रिटर्न, हाँ जी, चलिए अब ये एग्रीमेंट हो गए। नहीं, ये एंटीवायरस है, बेफिक्र है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, ये बुरा मैसेज नहीं है, अच्छा मैसेज। चलिए, अब हमने स्टडी कर लिया कि एक एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, एग्रीड। उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें एग्री होंगी? नहीं, ठीक है, पढ़ लिया हमने से, किसी चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये खास तौर पे घर जाके ना इफ एनी वाले जो है, ये सॉरी इफ रिटर्न वाले, ये 3-4 दफा पढ़ लेने, समझ लेने हैं, केस स्टडी में यूज होंगे, बता रहा हूं, केस स्टडी में यूज होंगे। फिर ये कहेगा सर ये इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा इसको, ये कहेगा।
आगे चलते हैं। एग्रीमेंट है देयर, एसेंशियल में पहला एसेंशियल क्या था? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्लियर हो गया। एग्रीमेंट में क्या क्या शामिल? फिर देयर मस्ट बी 2 or more persons, 2 or more पर्सन, यानी इससे हमें तादाद का पता चल गया। कम से कम कितने पार्टनर? ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10। अच्छा एक चीज और बताइए, एक अडल्ट और दूसरा भी अडल्ट पार्टनरशिप बन सकती है? एक अडल्ट और दूसरा माइनर नहीं बन सकती। अच्छा 2 अडल्ट और एक माइनर बन सकती है पार्टनरशिप। 2 अडल्ट, देखिए पार्टनरशिप बन सकती है 2 अडल्ट जो है, लेकिन माइनर उसमें पार्टनर नहीं होगा। माइनर पार्टनर नहीं होगा। माइनर की हैसियत क्या होगी? एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये तादाद वाली कहानी समझ आ गई? माइनर का क्या रोल होगा पार्टनरशिप में, समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। कैरी ऑन बिजनेस, पार्टनर्स का मकसद हो बिजनेस कैरी करना, बिजनेस करना। बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट, जिसका मकसद प्रॉफिट हो। प्रॉफिट की नीयत से कोई बिजनेस काम किया जाएगा वो पार्टनरशिप होगा। अगर सवाब की नीयत से कोई काम किया जाएगा वो, भाई प्रॉफिट है तो पार्टनरशिप है, प्रॉफिट नहीं है तो। जैसे सुनिए 2 एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, आपने बताना इसमें पार्टनरशिप है कि नहीं। 2 लोगों ने मिल के फैसला किया कि काफी अटेम्प्ट्स हो गई, अब आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सीए छोड़े आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्या ये पार्टनरशिप बन सकती है? यस, बन सकती है, प्रोवाइडेड दोनों की एज 18 साल से ऊपर हो। अच्छा फिर अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगर दोनों लोग आपस में मिलके ये कहें कि चलो सीए तो कर रहे हैं, हो भी जाएगा, अपने लिए तो सारी उम्र है कमाने के लिए, अब ये कुछ ज़रा गरीब गुरबा की मदद भी कर देनी चाहिए, और वो एक तंजीम बनाते हैं और उस तंजीम का मकसद है दूसरों की मदद करना, क्या ये पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप क्यों नहीं है? प्रॉफिट पर्पस नहीं है। शाबाश। आखिरी क्वेश्चन, और ये डिसाइड करेगा अभी तक आपको पार्टनरशिप का लेक्चर समझ आया कि नहीं। 2 लोग उन्होंने मिल के एक होटल खरीदा, उस होटल की रेनोवेशन की। रेनोवेशन करने के बाद ये तय पाया कि इस होटल को रेंट पे, इसमें मुसाफिर आएंगे उन्हें रेंट पे दिया। हॉस्टल समझ लें, होटल की बजाय हॉस्टल। हॉस्टल में सीए के स्टूडेंट्स को रूम दिए जाएंगे, उनसे मंथली रेंट लिया जाएगा, और जो भी रेंट होगा पार्टनर ए 25% रखेगा टोटल रिसीट, रेंटल रिसीट्स का, और पार्टनर बी 75, एक 25 एक 75। क्या ये पार्टनरशिप है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि पार्टनरशिप है? कितनों का ख्याल है पार्टनरशिप नहीं है? आपका क्या ख्याल है? है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप नहीं है। इसमें एक चीज आप भूल गए, लफ्ज प्रॉफिट। पार्टनरशिप के लिए जरूरी है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। ये एग्री किया है, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं कर रहे, सिर्फ रेवेन्यू कर रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू कर रहे हैं। तो ये चूंकि प्रॉफिट कब होता? जब कहते रेवेन्यू जो स्टूडेंट से आएगा माइनस तो इसके एक्सपेंसेस है, बिल वगैरह दूसरे एक्सपेंसेस लेस करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती ना, तो ये पार्टनरशिप बन जाता है प्रॉफिट। हाँ, इनका यही बता रहा हूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम शेयरिंग इज नॉट पार्टनरशिप।
इनकम शेयरिंग इज नॉट पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, इनकम शेयरिंग जरूरी नहीं है। इनकम शेयरिंग जरूरी नहीं है। फर्ज कीजिए एक ऑथर ने बुक लिख के किसी पब्लिशर को दी, पब्लिशर ने कहा जितनी कॉपी सेल होंगी हर कॉपी के 50 रुपए आपको मिलेंगे। क्या ये पब्लिशर और ऑथर की पार्टनरशिप है? क्यों नहीं है? अब आए लाइन पे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग है ही नहीं। ये तो सिर्फ जो रेवेन्यू के पैसे आ रहे हैं वो शेयर कर रहा है। हाँ जी, अगर रेवेन्यू में से कमीशन कह ले, इसको रॉयल्टी कह ले, कुछ भी कह ले, प्रॉफिट नहीं कहना। और प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं है। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं चलते चलते, ये जो दो लोगों ने इकट्ठे मिलके प्रॉपर्टी खरीदी ना, ये पार्टनर नहीं है, ये तो पता चल गया आपको। फिर ये कौन है? नाम आपको बता रहा हूं। इनको कहा जाता है को ओनर्स या जॉइंट ओनर्स। शाबाश, को ओनर्स। ये कौन है? को ओनर्स, को ओनर। फिर आगे कैरी ऑन, भाई कैरी ऑन बिजनेस वाली बात समझ आ गई। अब अगली बात, वो जो आई कैप ने आज के लेक्चर में से सबसे ज्यादा दफा कंसेप्ट पूछा हुआ है वो बता रहा हूं। पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि अटेंटिव होके आप सुन लें। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सबसे ज्यादा दफा पूछा जाने वाला अहम कंसेप्ट सुन ले। देयर मस्ट बी शेयरिंग, प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए, फिर ही पार्टनरशिप होगी। अच्छा, ये सुन ले, इसका मतलब क्या है? मैं अगर आपको ये कहूं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि सीए वो करेगा जिसने इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर किया होगा। सीए करने के लिए इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर, भाई एंट्री जरूरी है ना। लेकिन क्या इसका यह मतलब होगा कि जिसने भी इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर होगा वो सीए में आ जाएगा? नहीं। फिर से सुन लें, अगर मैं ये कहूं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन लेने के लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, ठीक है। इसका ये मतलब तो है कि आप इंटरमीडिएट पास करेंगे फिर सीए में एडमिशन मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंटरमीडिएट पास करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। एग्री करते हैं इसी से? उसी तरह अगली बात सुन लें कि मेन कंसेप्ट क्या है। मेन, इसके बाद 6 एग्जांपल्स हैं, मेन कंसेप्ट समझ लें। क्या? पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, लेकिन हर पर्सन जिसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग की जाए वो पार्टनर नहीं होता। पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है, लेकिन हर पर्सन जिसके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाए वो पार्टनर नहीं होता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्या दुनिया में कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें किसी के साथ बिजनेस का प्रॉफिट तो शेयर किया जाए लेकिन वो पार्टनर नहीं होता हैं? क्या दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें किसी पर्सन के साथ प्रॉफिट शेयर किया जाए, प्रॉफिट तो शेयर किया जाए लेकिन वो पार्टनर ना हो? इसका जवाब है यस हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 एग्जांपल्स हैं, उसने हमारे सिलेबस में इंक्लूड की। सबसे पहली एग्जांपल, फर्ज कीजिए मुझे जरूरत है पैसों की बिजनेस में। ये भाईजान के पास पैसे हैं, मैंने कहा यार उधार दे दे ऐसे। उन्होंने कहा ठीक है सर उधार दे देता हूँ आपको पैसे, कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा 10 लाख। उसने कहा सर मसला ही कोई नहीं है, 10 लाख। मैंने कहा बदले में क्या दोगे? मैंने कहा सर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये समझे कि मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा? नहीं, ये तो जहन्नमी होने वाली बात है, सूद खाने वाला। ना सूद नहीं, सूद अलसूदुल हरामुन, सूद नहीं, मुझे सूद ना। मैंने कहा फिर? मैंने कहा सर जितना प्रॉफिट होगा 20% मुझे दे दीजिएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लोन दे के बदले में सूद की बजाय प्रॉफिट में से हिस्सा ले लिया जाए? यस। तो क्या इसका ये मतलब है वो लेंडर पार्टनर बन गया? नहीं, वो लेंडर ही रहा। वो मेरे बिजनेस में आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसने सिर्फ पैसे दिए। वो तो सिर्फ जहन्नुम से बचने के लिए उसने कहा सूद नहीं बल्कि प्रॉफिट। तो ये लेंडर नहीं, नाम नहीं काम ही चेंज किया है।
काम भी चेंज किया है, ठीक है। अब प्रॉफिट का 20% दे रहा हूं, जितना भी प्रॉफिट हुआ, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा, उसके प्रिंसिपल का 20% नहीं, ठीक है जी। तो ये जो है लॉस हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, करेगा। तो पहली एग्जाम्पल क्या हुई, एग्जाम्पल किस चीज की पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट शेयर होगा, पर किस चीज की एग्जाम्पल बोले जरा, प्रॉफिट शेयर होगा, पार्टनर नहीं, किस चीज की एग्जाम्पल, किस चीज की। आई क्या बार बार इस चैप्टर में से क्या सवाल पूछता है, प्रॉफिट शेयर होगा लेकिन पार्टनर नहीं है, इसकी एग्जाम्पल्स दो, ठीक है। लीगली कहा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग इज प्राइमा फेशिया एविडेंस बट नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस। इसका मतलब है प्रॉफिट शेयर होना रफ सी बात तो है कि वो पार्टनर होगा, कंफर्म नहीं है। प्रॉफिट शेयर होना किसी पर्सन के साथ कंफर्म नहीं है कि वो पार्टनर होगा, कंक्लूसिव नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। प्राइमा फेशिया का मतलब है बज़ाहिर। जैसे मैं कहूंगा प्राइमा फेशिया तो भाई बड़े शरीफ आदमी लगते हैं लेकिन असाइनमेंट नहीं करके आते हैं, तो प्राइमा फेशिया एविडेंस का मतलब क्या है, बज़ाहिर। और कंक्लूसिव का मतलब क्या है, कंफर्म, ठीक है। बज़ाहिर भाईजान सर नीचे झुका के मुसलसल किसी चीज में मसरूफ है, प्राइमा फेशिया एविडेंस है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन जब करीब जाके देखा तो वो जिस पे गौर फरमा रहे थे वो फेसबुक की पोस्ट थी, पता नहीं उसमें से क्या थ्योरी निकलनी थी। बहरहाल तो प्राइमा फेशिया क्या है, बज़ाहिर। कंक्लूसिव क्या है, कंफर्म, ठीक है जी। अच्छा अब सुन लीजिए, पहली एग्जांपल आपको बता दी, क्या, जब प्रॉफिट शेयर होगा लेकिन वो पार्टनर, पहली एग्जांपल क्या बताई, क्या, लेंडर कौन होता है, जो पैसे उधार देता है। दूसरी एग्जांपल एम्प्लॉय आर एजेंट। अब आपने कहना अकाउंटिंग कोई नहीं पढ़ी हुई आपने, अकाउंटिंग में जब हम पढ़ते थे ना तो उसमें एक एडजस्टमेंट होती थी कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए और एक एम्प्लॉय भी है, मैनेजर है, उसको जितना प्रॉफिट हुआ उसका 10% बोनस के तौर पे, कमीशन के तौर पे दिया जाएगा। हमारी अकाउंटिंग और नहीं की आपने, ये एडजस्टमेंट भी नहीं की कि मैनेजर जो होगा उसको प्रॉफिट का 10% कमीशन दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। ये बड़ी मशहूर एडजस्टमेंट थी हमारे जमाने में। चले आप इस क्या बात से, इस पॉलिसी से सहमत हैं कि अगर हम अपने किसी एजेंट को, किसी एम्प्लॉय को कहेंगे कि जितना प्रॉफिट होगा 10% तेरा, तो वो दिल लगा के मेहनत करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। इसमें बिजनेस का भी मुनाफा है, उसका भी फायदा, दोनों का फायदा। 10% उधर जाएगा, 90% इधर भी तो आएगा। तो अब देखिए उस एम्प्लॉय को या उस एजेंट को हम 10% ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, क्या वो हमारा पार्टनर हो गया? पार्टनर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दूसरी एक्सेप्शन कि जब प्रॉफिट शेयरिंग तो होगा लेकिन वो पार्टनर नहीं होगा। पहली एग्जांपल क्या थी, लेंडर। दूसरी एग्जांपल क्या, एम्प्लॉय या एजेंट। तीसरी एग्जांपल रिटायर्ड पार्टनर आर विडो आर चाइल्ड। बाज़ औक़ात पार्टनर रिटायर हो जाते हैं, जैसे अगर पार्टनर की एज लिख दी 60 ईयर्स में रिटायर हो जाएगा, तो 60 साल जब उसकी उम्र होगी क्या होगा, वो रिटायर हो जाएगा। रिटायर हो गया, अब वो जाने लगा है, फर्म ने क्या करना है, उसका हिसाब किताब करके उसका जितना कैपिटल है, जितना प्रॉफिट का हिस्सा बनता है उसको दे के फारिग करना है। भाई ऐसा ही है, लेकिन फर्म के पास पैसे ही नहीं है। फर्म ने कहा भाईजान आप ऐसा कीजिए, आप जाइए, जब पैसे होंगे आपको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा। तो उसने कहा जब पैसे होंगे तब दिया जाएगा, जब तक पैसे नहीं आते तब तक कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऊपर, हाँ प्रॉफिट। हमने कहा इंटरेस्ट, उसने कहा नहीं इंटरेस्ट नहीं, हाँ वो तो जहन्नुम में थोड़े जाना है, थोड़े दिन का इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो जब तक, याद रखिए, जब तक उस पार्टनर का शेयर सेटल नहीं होता, जब तक उस पार्टनर का अकाउंट सेटल नहीं होता, उसके जो भी हिस्सा बनता है उसके ऊपर उसे प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा।
तो बताइए, वो तो रिटायर होके घर चला गया, अब हम उसको उसका प्रपोर्शन इस वजह से दे रहे हैं, फर्म के पास पैसे नहीं थे, क्या वो भी पार्टनर है? वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, रिटायर्ड पार्टनर छोड़ के चला गया, हालांकि उसे प्रॉफिट, बिजनेस सेंस समझ आ रही है आपको इसके पीछे क्या है? तो उसको प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं हम, पार्टनर नहीं है। और फर्ज कीजिए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी विडो जो है या उसके जो बच्चे हैं उन अब प्रॉफिट का शेयर उनको जा रहा है, क्योंकि फर्म के पास पैसे नहीं है रीपे करने के लिए। तो क्या वो विडो, वो बच्चे जो हैं वो पार्टनर हो गए? पार्टनर नहीं है। क्लियर हुई है बात? तीसरी एग्जांपल, रिटायर्ड पार्टनर और विडो। फोर्थ एग्जांपल, अच्छा जी फोर्थ एग्जांपल ये थोड़ी सी टेक्निकल, इसी एग्जांपल से समझेंगे तो समझ आएगी। प्रीवियस ओनर, हमें पता चला कि बिजनेस को हमने बढ़ाना है और हमने कहा माल रोड के ऊपर एक शॉप चाहिए। हम खरीदार के पास गए, कॉर्नर की दुकान है। हमने कहा कितने की दुकान? उसने कहा 5 करोड़ की। हमने कहा पागल हो गए हो, ये 3 करोड़ का रेट चल रहा है। ठीक है, साथ वाली दुकान, तुम्हारी जो अगली दुकान है वो 3 करोड़ की बिकी है, तुम 5। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरी दुकान कॉर्नर वाली दुकान है, ये इधर से कस्टमर आता है उसकी भी नजर पड़ती है, उधर से कस्टमर आता है उसकी भी नजर पड़ती है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है। हालांकि साथ साथ 2 दुकानें हैं, लेकिन चूंकि हर आने वाले कस्टमर की नजर पहले मेरी दुकान पे पड़ती है, तो इस वजह से मेरी दुकान में कस्टमर ज्यादा आते हैं। अगर उसकी दुकान पे कस्टमर 100 आते हैं ना एक दिन में, मेरी दुकान में 200 कस्टमर आता है। हमने कहा भाई हो सकता है तुम ठीक, अगर तो कस्टमर ज्यादा आता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, खर्च ज्यादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये कस्टमर वाकई 200 आता है, ये अभी हमें कैसे पता चले? अभी तो हमें पता नहीं चलेगा, ये तो जब हम इधर दुकान खोलेंगे, बैठेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर पता चलेगा। तो अब क्या करें? अब वो कह रहे हैं मैंने 5 करोड़ लेना है, हम कह रहे हैं 3 में, बात डील नहीं हो पा रही। हम 5 देने को भी तैयार है, लेकिन शर्त है कंफर्म हो जाए, कंफर्म हो जाए कि वाकई इतने कस्टमर आते हैं। और कंफर्म तब तक नहीं होगा जब तक उस जगह पे बैठेंगे नहीं। तो एक दरमियानी रास्ता निकला। दरमियानी रास्ता क्या निकला, ये अकाउंटिंग में भी आप पढ़ेंगे, ये फाइनल लेवल पे जाके इस एग्जाम्पल को। दरमियानी रास्ता ये निकला कि 3 करोड़ पे अपफ्रंट पेमेंट कर दी जाएगी, बाकी जो पैसे हैं ना उनके बदले में जितना इस दुकान पे प्रॉफिट होगा ना उसका 15% प्रीवियस ओनर को दे दिया जाएगा। अब ये विन विन सिचुएशन हो गई, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो हमने उसे 15% देना है, क्योंकि हमें शक शुबा है कि पता नहीं इतना प्रॉफिट होना हो, लेकिन वो पूरा कॉन्फिडेंट है। तो हमने इस तरह की अरेंजमेंट कर ली ताकि अगर वाकई ही डबल कस्टमर आए तो उसको पैसे ज्यादा मिल जाएं, और अगर कस्टमर डबल नहीं आते तो उसको पैसे कम मिलेंगे। ये समझ आया कि प्रीवियस ओनर को हम प्रॉफिट क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि वो कहता है कि कुछ पैसे इस वजह से कि मेरी ये दुकान जो है ना ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है, तो हम कहते हैं ठीक है, फिर ये तो बाद में पता चलेगा, जब पता चलेगा तब पैसे भी मिल जाएंगे तुम्हें। तो अगर प्रीवियस ओनर को हमने प्रॉफिट की कोई सर्टेन परसेंटेज दे रहे हो, क्या वो पार्टनर बन जाता है? पार्टनर नहीं बनता। फोर्थ एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल्स हो गई, कौन सी? कब तक? ये एग्रीमेंट में तय पाता है कि कब तक प्रॉफिट देते रहेंगे। बाज़ का 3 साल होते हैं, बाज़ का 5 साल होते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट में तय। तो 4 एग्जाम्पल होगी, कौन कौन सी? लेंडर, एम्प्लॉय और एजेंट, रिटायर्ड पार्टनर, प्रीवियस ओनर। अब है माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। अच्छा पहले सुन ले, जो पार्टनर होता है ना उसकी लायबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल। पार्टनर, किसी भी पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। पढ़ा है रूल्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस में, यानी वो फर्म के हर डेट के लिए लायबल है और पूरी अमाउंट के लिए लायबल है। जॉइंट का मतलब क्या है? पार्टनर फर्म के हर डेट के लिए लायबल है, चाहे वो किसी ने भी लिया हो। पार्टनर फर्म के हर डेट के लिए लायबल है। और सेवरल का मतलब क्या है? पूरी अमाउंट के लिए लायबल है, सारी की सारी अमाउंट एक बंदे से भी निकलवाई जा सकती है। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब ये है। तो पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल, यानी घर से भी पैसे लाने पड़े वो लेके आएगा। खुद बताइए, क्या माइनर की लायबिलिटी सेवरल हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए माइनर को कहा जाता है एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप।
एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब समझ, टेक्निकल बात आगे आने वाली है, शायद आप समझ नहीं सकेंगे, कोशिश करता हूं वरना बाद में तो समझानी है, अभी कोशिश करता हूं, अगर अभी समझ आ गई तो फिर बाद में भी रिवीजन कर लेंगे। पहले सुन ले, माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या नहीं है। बात कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है अगर माइनर पार्टनरशिप के साथ अटैच हो गया ना, अगर प्रॉफिट हुआ तो इसको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस हुआ तो लॉस नहीं मिलेगा इसको। इसका ये मतलब नहीं। माइनर को अगर पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया जाता है एज पार्टनर, नहीं एज पार्टनर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पार्टनरशिप होनी एग्रीमेंट की बेस पे, वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। लेकिन अगर उसको एज माइनर एडमिट कर लिया जाए, एज पार्टनर नहीं कर रहा, क्या कह रहा हूं, एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप कर लिया जाए तो याद रखे वो प्रॉफिट के लिए भी उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा, और अगर लॉस हुआ लॉस का शेयर भी मिलेगा। अब आप परेशान हो रहे होंगे, अगर प्रॉफिट है वो भी मिलना है, लॉस है वो भी मिलना है, तो बेनिफिट किधर है? बेनिफिट किधर है? बेनिफिट ये है कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड होगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। यानी अगर फर्म को नुकसान हुआ, लोन रीपे करना हुआ, तो माइनर के जो पैसे बिजनेस में पड़े हुए ना, सिर्फ वही इस्तेमाल हो सकते हैं, माइनर को घर से पैसे लाने के लिए नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई मेजर पार्टनर है और लोन अदा नहीं हो तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी? जॉइंट एंड सेवरल, वो घर से भी पैसे ला के पूरे करेगा। ये फर्क समझ आया? ये माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स का मतलब क्या है? क्या प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उसे? लॉस का हिस्सा मिलेगा? लॉस भी, माइनर को लॉस भी ट्रांसफर होगा, तो उसे बेनिफिट क्या हुआ बेचारे को? उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड होगी। शाबाश शाबाश, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर माइनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा हो तो क्या वो पार्टनर हो जाएगा? वो स्टिल एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ही रहेगा। फिर से बताइए, क्या माइनर को अगर प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना, तो लॉस का भी मिलेगा? क्या अगर उसे हिस्सा मिल रहा वो पार्टनर बन जाएगा? माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप ही रहेगा, कि जितना लॉस होगा वो उसके अकाउंट में से डिडक्ट होगा। लॉस का हिस्सा मिलने का मतलब क्या है? कि अगर फर्म को नुकसान हुआ है ना, तो जहां बाकियों का कैपिटल रिड्यूस हुआ है, इसका भी रिड्यूस होगा। माइनर कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और माइनर को किस लिए हमने एडमिट किया है? माइनर में और समझ बूझ तो उसमें है कोई नहीं, बिजनेस में फैसले तो कर नहीं सकता, तो पैसे होएंगे ना। नॉर्मली मैं आपको सिचुएशन बता दूं, नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई पार्टनर होता है ना, उसका कोई 15 साल का बेटा होगा, तो वो मर जाता है, तो मरने के बाद वो ये कहता है कि ऐसा करो, मुझे तो, मैं तो अब चला गया, अब तो मैं वापस नहीं आऊंगा, अब मेरी जगह पे मेरा जो बेटा है इसको भर्ती कर लो फर्म में, ताकि तुम्हें पैसे ना देने पड़े, ताकि तुम्हें हाथ में आगे कहता है, हाथ में, ताकि तुम्हें नहीं, वो उस वक्त असल में कहता है जब डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया होता है, और उसने कहा होता है कि भाई अब आप सिर्फ 1.5-2 महीने चले, तो वो उस वक्त ये कहता है, अंदर से तो बेचारा मर ही गया होता है। तो है, अब मैं कंसेप्ट को छोड़ के आपके जाती मसाइल हल कर लूँ? कंसेप्ट की तरह, मजाक में भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना। कंसेप्ट क्या है? डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने कहा लो मैं मर गया तो तुम्हें मेरे बेवा बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे ना, तो एक हल है क्या, मेरे बेटे को भर्ती कर लो फर्म में। अब वो कहते हैं भाई तेरे बेटे की उम्र तो 15 साल है, इसको कैसे भर्ती करे, पार्टनर तो बन नहीं सकता। तो कहते हैं ऐसा करो, माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के तौर पे भर्ती कर लो इसको, और मेरा जितना भी शेयर बनेगा ना वो इसको ट्रांसफर कर देना, इसके नाम के आगे लिख देना माइनर शेयर इतना है 25 लाख। तो माइनर को इस वजह से बिजनेस में एडमिट किया जाता है। अब अगर प्रॉफिट होगा तो ये 25 से 26 हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो 25 से 24 हो जाएगा, और अगर 40 लाख की लायबिलिटी पे करनी हुई तो ये मैक्सिमम जितना कैपिटल है उतनी देगा, बाकी नहीं। लेकिन अगर जो आम पार्टनर है वो घर से भी 15 लाख ला के देंगे। भाई फर्क समझ आ रहा है?
नहीं, ये सिर्फ माइनर का। फिर है ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी माइनर जैसा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ये सुन लीजिए। डिटेल में बाद में पढ़ना है, ब्रीफली अभी सुन लें। ट्रांसफरी का मतलब क्या है? एक पार्टनर है, उसको शदीद जरूरत है पैसों की, तो उससे पहले बाकी पार्टनर से कहा यार मैं बस अब ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, तो मैं सारा कुछ शेयर अपना बेच बाच के बाकी प्रॉपर्टी तो बेच दिया, पार्टनरशिप में मेरा पैसा लगा है, शेयर है, तो ऐसा करो तुम मुझे पैसे दे दो, बेच देता हूँ अपना ये शेयर, बेच देता हूँ। याद रखें पार्टनरशिप भी एक एसेट है, उसमें जो आपका हिस्सा है, ठीक है, बेच देता। बाकी पार्टनर्स ने कहा भाई अगर हमारे पास, तुम 1/4 के पार्टनर हो हमारे, अगर हमारे पास 50 लाख रुपया होता किसी के पास, तो फौरी तौर पे तुम्हें देके 1/4 वो शेयर खुद खरीद लेता और उसका हिस्सा 2/4 बन जाता, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अब पार्टनर ने बेचना भी है, उसने बाहर किसी एक बंदे से एग्रीमेंट कर लिया, पार्टनर से इजाजत लेके कि बाहर देख लो किसी का हक होना, देख लो। एक बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो 50 लाख रुपया पार्टनर को देगा। अब एग्रीमेंट सुनिएगा, किसका किसके साथ हो रहा है? पार्टनर का, गौर से सुनिएगा, अहम कंसेप्ट है, पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है कि थर्ड पार्टी पार्टनर को 50 लाख देगी और पार्टनर इसके बाद अपना शेयर उसको ट्रांसफर कर देगा। पहली चीज, ये एग्रीमेंट पार्टनर और थर्ड पार्टी के दरमियान में हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म और थर्ड पार्टी के दरमियान नहीं हो रहा। पहला लीगल पॉइंट ये क्लियर कर लें, समझ आ रही है बात? दूसरा लीगल पॉइंट, ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ना, ये बाकी पार्टनर की इजाजत के बाद हो रहा है। यानी पहले जब आपने शेयर बेचना था ना, पहले आप दूसरे पार्टनर से जिक्र करते हैं। जैसे कोई घर बेचना हो ना, पहले हम सायों से पूछते हैं भाईजान आपने खरीदना है तो बताएं, अगर वो कहें हमने नहीं खरीदना, फिर जाके किसी और साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो यहां पे भी पहले पार्टनरशिप फर्म से इजाजत मिल गई तो फिर उसने बाहर। अच्छा, अब जब एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में क्या तय पाया कि ये प्रॉफिट 50 लाख लेके निकल जाएगा। अब इस फर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा इस पार्टनर का, आउटगोइंग पार्टनर का जितना भी प्रॉफिट, वो इस पार्टनर को नहीं मिलेगा, थर्ड पार्टी। उस थर्ड पार्टी को कहते हैं ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफरी का मतलब टू होम इट इज ट्रांसफर्ड। क्या ट्रांसफर किया गया? इंटरेस्ट या शेयर इन पार्टनरशिप। तो ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट कौन है? ऐसा पर्सन जिसको कोई पार्टनर अपना सारा शेयर ट्रांसफर कर दे। याद रखें, ट्रांसफरी को प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलता है, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, इसको जो लायबिलिटी, जो जितना बाकी बचेगा कैपिटल, वो भी मिलेगा, वो भी लेकिन ये पार्टनर नहीं है। अगर इसने आकर कहा मैंने शेयर खरीद लिया, मुझे भी पार्टनर बनाओ, वो कहेंगे भाईजान तेरे को तो हम जानते नहीं है, तो क्योंकि उसका देखें कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था? पार्टनर के साथ। ओके, फर्म की किताबों में पार्टनर वही रहेगा जिसने ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट, ठीक है। फर्क सिर्फ फाइनेंशियली पड़ेगा, मैनेजेरियली फर्क नहीं पड़ेगा, ये जेहन में रखिए। फाइनेंशियल बेसिस पे फर्क पड़ेगा, मैनेजेरियल लेवल पे फर्क। मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने वाला बंदा ही पार्टनर है, फर्म की बुक्स में पुराने वाला बंदा ही पार्टनर है। लेकिन अब की बार जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो किसको जाया करेगा? थर्ड पार्टी को, क्योंकि जो पार्टनर आउटगोइंग जा रहा है उसने जाते हुए कह दिया कि भाई मेरा सारा प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा इसको दिन। तो ये ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। कौन कहलाता है? क्या ये पार्टनर होगा? नहीं होगा। ये फर्म में आके डिसीजन मेकिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। डिसीजन मेकिंग उसी पार्टनर के पास होगी जो छोड़ के गया है। अब वो पार्टिसिपेट करे या ना करे उसकी मर्जी है। आपने अभी कहा कि ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्ट ऑफ पार्टनर होगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्ट ऑफ लीगल नहीं, मैंने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जाने वाले पार्टनर का जो भी लेना देना बनता है, अब वो लेना देना किसके साथ हुआ करेगा? थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन जो उसके पार्टनर वाले हकूक हैं वो उसी पार्टनर के रहेंगे जो ओरिजिनल फर्म के साथ एग्रीमेंट था। मेन कंसेप्ट ध्यान में रखें, थर्ड पार्टी का फर्म के बाकी पार्टनर के साथ आमना सामना ही नहीं हुआ, एग्रीमेंट ही नहीं। एग्रीमेंट ओरिजिनल अभी वही है जो पार्टनर्स का आपस में हुआ है। ये एक पार्टनर का इंडिविजुअल एक्ट है कि उसने अपना शेयर बेच दिया। पार्टनरशिप का तो एग्रीमेंट अपना पुराना वही है ना,
और उसके मुताबिक जो उसमें पार्टनर लिखा हुआ है वो वही पार्टनर होगा। तो जिसने पैसे ले लिए, जिसने शेयर ट्रांसफर कर दिया, उसका एक फर्क पड़ेगा, एक फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियली फर्क पड़ेगा। क्या? आइंदा जो भी प्रॉफिट या पैसे कैपिटल का लेना देना वो थर्ड पार्टी के साथ होगा, लेकिन मैनेजेरियली फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वो बंदा जो ट्रांसफरी है वो फर्म के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डिसीजन में पार्टिसिपेट वही करेगा अगर करना है उसने, जो पार्टनर निकल रहा है। हाँ, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, वो पार्टनर रहेगा। फर्क सिर्फ ये है फाइनेंशियल पैसों का फर्क पड़ा है, बाकी हर चीज में वो पार्टनर ही है। जाने ट्रांसफरर जिसने ट्रांसफर किया है। तो क्या ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा? मिलेगा। क्या वो पार्टनर है? ये इसी कंसेप्ट पे लाना था आपको। तो एक दफा फिर ये 6 एग्जाम्पल तसल्ली से देख लें और मुझे बता दें कि इनमें से समझ आ रही है कि हर एक को प्रॉफिट का शेयर तो मिल रहा होगा लेकिन वो पार्टनर नहीं होगा। हाँ जी, लॉस बेयर करेगा। डिसीजन मेकिंग का राइट जाने वाले पार्टनर को कब तक अवेलेबल होगा? जब तक पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो जाती। आगे चलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी आपको बताया था। म्यूचुअल नहीं 2-3 मिनट की बात है बस, मुझे पता है, मैंने देख के टाइम लगाया, बेफिक्र है। म्यूचुअल एजेंसी क्या क्या मतलब है? हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और प्रिंसिपल भी है। एजेंट भी है, प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या? एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। हर पार्टनर अपने एक्ट से दूसरों को बाइंड कर सकता है और दूसरों के एक्ट से खुद बाइंड है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है, यानी हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। नो सेपरेट लीगल स्टेटस। एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जो आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ा हुआ है, और मेरा ख्याल है नहीं पढ़ा होगा। जो मेरी असेसमेंट होती है पढ़ा होगा, वो आपने नहीं पढ़ा तो जो नहीं पढ़ा तो बहरहाल। सेपरेट लीगल स्टेटस, अगर आपने कंपनी का कंसेप्ट पढ़ा तो बताइए क्या है? कि अगर आपने कंपनी के एक मालिक, एक कंपनी होती है, एक उसके मालिक होते हैं। अगर आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें तो वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, मालिकों के साथ नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में अगर आपने फर्म के साथ एग्रीमेंट किया तो मतलब सारे पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किया। अगर वो सकते हैं, आप किसी भी पार्टनर को पकड़ सकते हैं। कंपनी के केस में सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, पार्टनरशिप के केस में सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, लॉ ये कहता है अगर किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया तो मतलब उसके साथ एग्रीमेंट किया, उसके मालिकों के साथ नहीं किया। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मालिक जिम्मेदार नहीं है, कंपनी जिम्मेदार है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में नो सेपरेट लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप में अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया फर्म के साथ और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पार्टनरशिप फर्म भी जिम्मेदार है, पार्टनर भी, क्योंकि एक ही चीज है। नो सेपरेट लीगल स्टेटस। ये समझ आई बात की? इसके बाद लास्ट क्या है? जॉइंट एंड सेपरेट। ये तो बता ही चुके हैं कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? जॉइंट एंड सेपरेट। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, आखिरी कंसेप्ट जो बता दिया बातों ही बातों में। क्या? अगर आप जानना चाहते हैं 2 लोगों के दरमियान में पार्टनरशिप है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ये कैसे? हाँ, ये अगर ये आपने सुने, मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से बोलने लगा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि सारे एसेंशियल्स होंगे तो पार्टनरशिप होगी वरना नहीं। मैंने जुमला वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे केस स्टडी सॉल्व हो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इन सारे एसेंशियल्स में से एक भी वायलेट हुआ ना तो पार्टनरशिप नहीं है। ये सेंटेंस मैं सोच समझ के बोल रहा हूं ताकि इस सेंटेंस से केस स्टडी आपकी सॉल्व हो जाए। क्या सेंटेंस है? लिख ले तो बेहतर है। इन सारे एसेंशियल में से एक भी वायलेट हुआ तो पार्टनरशिप नहीं है वरना पार्टनरशिप है, वरना पार्टनरशिप है। तो अब केस स्टडी में क्या होगा? कहेगा 5 पूरे हो रहे हैं, 2 पूरे नहीं हो रहे, पार्टनरशिप है? नहीं है। सारे पूरे हो रहे हैं, है? कोई भी पूरा नहीं हो रहा, एक पूरा नहीं हो रहा, बाकी पूरे हो रहे हैं।
आखिरी सवाल, उसके बाद लेक्चर खत्म। 5 एलिमेंट्स उसने केस स्टडी में डिस्कस किए हैं, वो पूरे हो रहे हैं। 2 के बारे में साइलेंट है, एज्यूम करेंगे उनमें कोई मसला नहीं है, एज्यूम करेंगे वो पार्टनरशिप है। देखिए, साइलेंट होना और चीज है, वायलेट होना और चीज है। वायलेट होगा तो पार्टनरशिप नहीं है, साइलेंट होगा तो पार्टनरशिप है। भाई कुछ समझ आ रहा है? अब आप इस काबिल हो गए, सारी केस स्टडीज आपने करनी है। आज की होम असाइनमेंट में सारी केस स्टडी जो है वो क्वेश्चन आपने करने हैं जी। चैप्टर 9 तो क्या क्या है, और ये पार्टनरशिप है। ये आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा, ठीक है। ये 1 2 ये चैप्टर 11 है, 11 करें, हाँ जी 11 है, 11 ये चैप्टर 1 ये चैप्टर 11 है असाइनमेंट में। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। लेक्चर